हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलिए ठीक है। आज क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस। हाई स्कूल में फोटोसिंथेसिस टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसका हम वन शॉट पढ़ेंगे, माने रिवीजन क्लास है एक हिसाब से। ये एक बार इसका आप पढ़ चुके हो डिटेल। ये रिवीजन क्लास है, इसमें हम पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानें कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस कैसी क्रिया है? फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब एक चीज यहां आपके लिए नया है, फिजियोकेमिकल का मतलब है कि फिजिकल एंड केमिकल। तो क्या है फिजिकल, क्या है केमिकल? जैसे ये लीफ है, तो लीफ में जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा तो इसके स्टोमेटा खुलेंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे। स्टोमेटा का ओपन खुलना और CO2 का अंदर एंट्री करना, ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस, समझ लो ना। यानी कोई यहाँ पर कोई उत्पाद नहीं बन रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, केवल और केवल फिजिकल क्रियाएं चल रही हैं। तो स्टोमेटा का ओपन होना और प्लस CO2 का एंट्री होना, ये कैसा प्रोसेस हो गया? फिजियो। और केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? केमिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि CO2, जल, ये सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब मिलके ग्लूकोज जब बना देंगे, यानी सूर्य की जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस हो गया वो। तो ये दोनों है। फोटोसिंथेसिस कैसी क्रिया है? फिजियो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक माने निर्माणकारी क्रिया। इसमें कोई चीज बनेगा, अर्थात फूड मटेरियल सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बात। पहला क्या? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस एंड आल्सो एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक। ये समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये होती कहाँ है? पत्तियों में और खासकर हरे पत्तियों में। पत्तियों में क्या चीज है? लीफ है, हाँ क्लोरोफिल है। लीफ है और लीफ के अंदर मीजोफिल सेल है। क्या है? मीजोफिल सेल है। और मीजोफिल सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। जैसे ये लीफ है, ये क्या है? लीफ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर सपोज दैट ये क्या है? ये मीजोफिल सेल है और इसके अंदर ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम बाहर निकाल के देखें, ये और ये ग्रैनम और एक ग्रैना को हम थाइलोकाइड बोलते हैं। थाइलोकाइड के मेम्ब्रेन को क्वांटासोम बोलते हैं और क्वांटासोम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल में लीफ के अंदर मीजोफिल सेल, वहां पे क्लोरोप्लास्ट, फिर उसमें क्लोरोफिल। ये पौधे का अंग है, ये पौधे की कोशिका है, ये कोशिकांग है और ये पिगमेंट है, वर्णक। और पिगमेंट का काम क्या है? प्रकाश के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना और इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके एक्सक्रेट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके बाहर लाना कि वो कोई केमिकल रिएक्शन कर सके, जैसे जल का अपघटन कर सके, ठीक है। जल को दो भागों में तोड़ सके, OH माइनस आयन H प्लस आयन बना सके। तो इतना समझ में आया? ठीक। अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ये होगी कि
रिएक्शन के द्वारा हम आपको परिभाषा पहले लिखा चुके हैं, तो रिएक्शन के द्वारा हम आपको परिभाषा समझा दे रहे हैं। जैसे CO2 जल के संयोग से और प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के संयोग से क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा इस रिएक्शन में परिभाषा है भाई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और H2O के जुड़ने से शुगर यानी ग्लूकोज का निर्माण क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अब देखेंगे महत्व। क्या देखेंगे? महत्व। क्या बात है, समझ में आ रहा है ना? महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? पहला महत्व यह है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी हैं, जब पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट स्वपोषी पोषण करते हैं, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी सनलाइट के फोटोन का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके और फूड का सिंथेसाइजिंग कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण करेंगे तो पौधे स्वयं अपना जीवन चलाएंगे और शाकाहारी इनको खाएंगे। बहुत सारे शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं, हम लोग भी साग भाजी खाते हैं। तो कुल मिला के पौधे अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो जीवों को भोजन या पोषण प्राप्त होगा या होता है। जीवों को पोषण या भोजन प्राप्त होता है किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस द्वारा। ये फूड मटेरियल को बनाते हैं स्वपोषी पोषण करके और अपने अंदर स्टोर करते हैं और इनके विभिन्न भागों को हम क्या करते हैं? अपने लिए उपयोग करते हैं, खाते हैं। ठीक है, दूसरा महत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने से अतिरिक्त CO2 एटमॉस्फेयर में नहीं बढ़ता। इसका फायदा क्या होता है? प्यूरिफिकेशन हो जाता है। प्यूरिफिकेशन हो जाता है। प्यूरिफिकेशन माने वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे जब पौधे CO2 लेते हैं ना, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो अतिरिक्त CO2 है, अगर ना लिया जाए पौधे के द्वारा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या आएगी, वैश्विक तापन, पूरी धरती गर्म होगी, ज्वालामुखियां निकलेंगी, बहुत सारी समस्याएं, ब्रह्मांड पूरा हिल जाएगा अगर फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाए तो। एक तो जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरा CO2 बढ़ेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो कुल मिला के ये CO2 को, अतिरिक्त CO2 को ले लेता है अपने प्रोसेस के लिए, तो वातावरण का शुद्धिकरण होता रहता है। तीसरा है O2 प्राप्त हो जाता है। भाई जल का हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस होगा तो OH- आयन परस्पर क्रिया करके ऑक्सीजन बनाएंगे, वो ऑक्सीजन हम आप अपने श्वसन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 इसका महत्व है। ठीक है, महत्व या लाभ या उपयोगिता है ना? yes. हाँ, फिर है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है या कच्चे माल है। क्या क्या चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस क्रिया में उपयोग होने वाले कच्चे पदार्थ या कच्चे माल। तो क्या है कच्चे पदार्थ या कच्चे माल? सबसे पहला CO2 है, दूसरा जल है, तीसरा लाइट है यानी सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल है। तो ये 4 मुख्य कच्चे पदार्थ हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वातावरण में 0.03 है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पौधे को न मिले तो कार्बन का सोर्स पौधे को नहीं मिलेगा। जब कार्बन का सोर्स नहीं मिलेगा तो फिर ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे कार्बन प्राप्त कर लेते हैं। जल का हाइड्रोलाइसिस होता है तो जल OH- और H+ आयन में टूटते हैं। ठीक है, अब ये जो OH पहले से कई OH होंगे, ये सारे OH आपस में परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, O2, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, वही हम आप श्वसन में यूज करते हैं। ये जल भी बनाते हैं, जल पौधे में यूज होता है, ट्रांसपायरेशन में उड़ जाता है अपना। और H+ आयन प्लांट में पहले से एक मौजूद होता है सब्सटेंस, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोफास्फेट। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोफास्फेट वो पहले से मौजूद होता है। ये इसके साथ NADP2H बना लेता है। ठीक है, तो ये रोल हो गया। ये NADPH2 रिडक्शन के लिए फास्फोग्लिसरेट को वहां डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन देगा, वो वहां आगे देखेंगे। ठीक है, लाइट क्यों आवश्यक है? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्तेजित होंगे, एक्साइटेड होंगे और फिर बाहर आएंगे और ATP का निर्माण करेंगे। फास्फेट प्राप्त करके ATP का निर्माण करेंगे, ऊर्जा का सिक्का, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और वो क्या करेगा, क्लोरोफिल को ऊर्जा युक्त बना देगा और क्लोरोफिल जल का हाइड्रोलाइसिस कर देगा, 2 भाग में बांट देगा। तो ये सब कच्चे पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग होते हैं। कच्चे पदार्थ इसलिए कहा जा रहा है कि जब ये अलग अलग हैं तो कच्चे पदार्थ हैं, ये एक साथ जब आते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज जो है वो किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा नहीं हुई है, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए और वो कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों को बताया है कि इस प्रयोग में ये यूज होता है, इस प्रयोग में ये यूज होता है, तो सबका मिला के तब इसका जो है बताया गया है कि हाँ प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आने वाले कच्चे पदार्थ। अब अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तब हम क्रिया विधि पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए 2 कारक हैं। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक, और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। अब देखिए, बाह्य कारक वह कारक है जो कच्चे पदार्थ हैं, वहां से आप आइडिया करके लिख सकते हो। जो भी आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं क्लोरोफिल को छोड़कर, जैसे जल, जैसे CO2, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ये सब बाह्य कारक हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। इनकी सांद्रता कम है, अधिक है, वो फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालती है। अगर लाइट बहुत तीव्र है तो ताप बढ़ता है, तो ट्रांसपायरेशन अधिक होने लगता है, तब फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होता है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्बन नहीं मिलेगा, जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। जल ना हो तो भी हाइड्रोजन और जल ना हो तो OH और H+, तो ऑक्सीजन भी नहीं प्राप्त होगी। तो कुल मिला के इसमें टेम्परेचर अधिक या कम होना, लाइट, और लाइट में भी कौन सा लाइट सबसे अधिक, रेड प्रकाश में बड़ा अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। रेड प्रकाश जो है ये प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को। ठीक, बैगनी में भी होता है, बैगनी वाले प्रकाश में भी होता है, लेकिन रेड सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, और फिर आ गया जल का हमने बताया ही, CO2 का कंसंट्रेशन। तो ये टेम्परेचर हो गए, लाइट हो गए, H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सब बाह्य कारक में आएंगे जो पौधे के बाहर वातावरण में प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरा कारक है इंटरनल कारक। तो इंटरनल जो पौधे के अंदर मौजूद है, जैसे सबसे पहला आप ले लीजिए क्लोरोफिल की मात्रा। क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन कितना है, क्लोरोफिल की मात्रा क्या है। क्लोरोफिल की मात्रा जितने बढ़िया होगी उतने ज़्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है,
ये प्रकाश के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। दूसरा, हाँ ये कहेंगे कि सांद्रता जितने ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब होगा। अगला क्या है, स्टोमेटा की संख्या। स्टोमेटा की संख्या, स्टोमेटा जितने अधिक होंगे, जितने बढ़िया वितरित होंगे, उतने ज़्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब किया जाएगा, उतने ज़्यादा क्लोरोफिल सक्रियता रहेगी, उतने फूड बनेगा, उतने प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा। पत्तियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड स्टोमेटा। अगर पत्ती की संरचना अच्छी है, चौड़ा है, ब्रॉड है, तो स्टोमेटा की संरचना अच्छी है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, ठीक। फिर एज ऑफ लीफ, जो नई और पूर्ण विकसित पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण अच्छा करती हैं, और जो बहुत पुरानी अल्प विकसित कलिकाएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से नहीं करती हैं। तो ये आंतरिक कारक हैं, ये प्लांट में अंदर मौजूद है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को बाह्य आंतरिक दो कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, डिफिनीशन, ठीक है। फिजियोकेमिकल वर्क है ये, मीजोफिल सेल में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में ये संपन्न होता है। इसका महत्व है कि फूड बनाना, CO2 एब्जॉर्ब करके शुद्धिकरण करना, ठीक है, और सभी जीवधारियों को श्वसन के लिए O2 प्रदान करना, फल बीज आदि खाद्य पदार्थों अनाजों का निर्माण करना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, एक्स्ट्रा जो प्लांट के और उसके भाग को बनाने वाले पदार्थ हैं उनको भी बनाने का काम ये करता है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, बाह्य आंतरिक, जो भी हमने देखा, ठीक है। तो डिफिनीशन हो गया, इसका महत्व हो गया, कारक हो गए। अब एक महत्वपूर्ण चीज कच्चे पदार्थ भी हो गए, ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण चीज ये है मैकेनिज्म, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम लाइट एंड डार्क रिएक्शन दो करके पढ़ेंगे ना। सेल में भी जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो लाइट डार्क रिएक्शन के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जटिल क्रिया है और ये दिन रात दोनों मिला के तब संपन्न होती है, यानी अंधेरे और प्रकाश में मिला के तब संपन्न होती है। तो यह दो चरणों में संपन्न होती है। वर्णन की सुविधा के लिए इसको दो चरण में हम पढ़ेंगे। ये रिवीजन क्लास है, इसको हम ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। पहला क्या है, लाइट रिएक्शन। पहला क्या है, लाइट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अपक्रिया, दिन के समय होती है। इसको हिल ने बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जल का प्रकाश अपघटन होता है। फोटोलाइटिक प्रोसेस भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइटिक प्रोसेस। दूसरा डार्क रिएक्शन, उसको हम ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन। हिल ने बताया हिल रिएक्शन, ब्लैक मैन ने बताया ब्लैक मैन रिएक्शन। इसका केल्विन बेंसन ने एक चक्र भी दिया है। केल्विन बेंसन नामक वैज्ञानिकों ने एक चक्र दिया है, इसलिए इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। इसमें जो RUBP होता है, RUBP वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ, तो इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। डाइकॉट प्लांट में C3 साइकिल ज्यादा चलता है, C4 मोनोकाट्स में, ठीक है। वहां ऑक्जेलोएस्टिक एसिड CO2 को लेता है और PEP बनाता है, फास्फोइनोल पाइरूवेट, 4 कार्बन वाला, तो वो C4 साइकिल होता है। 11 के क्लास में इसका डिटेल है, C3 एंड C4। अभी आपके क्लास में C4 साइकिल नहीं है, ठीक है। तो केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल, ब्लैक मैन रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसको लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन। ये बच्चों ग्राना में जो सिक्के के ढेर के समान संरचना है क्लोरोफिल के अंदर, ग्राना में, यहां पर थोड़ा सा हम क्लोरोफिल के बारे में बात कर लें। तो अभी देखिए ये क्लोरोफिल है, सेल में इसको हमने बताया हुआ है फिलहाल। ये ग्राना है, जो सिक्के के ढेर के समान संरचनाएं हैं इनको हम ग्राना कहते हैं। ये भी ग्राना है, और ग्राना को जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लैमेली होता है।
तो जो लाइट रिएक्शन है वो स्ट्रोमा लैमेली और ग्राना के अंदर, स्ट्रोमा लैमेली और ग्राना के अंदर संपन्न होती है लाइट रिएक्शन। और ये क्या है? तरल भाग है, ये मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। इसमें कौन सा क्रिया संपन्न होता है? डार्क रिएक्शन। इसको हम LGSD करके याद कर सकते हैं, LGSD। यल माने लाइट रिएक्शन, यल माने लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ग्राना में। डी माने डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। तो इसको LGSD ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो है इनके बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर से आउटस्टैंडिंग। अब हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास समाप्त करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, खूब जल्दी से पढ़ के इसको समाप्त करते हैं। दो क्रिया है। पहली क्रिया क्या है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे पहले सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं। ये पहला प्रोसेस होता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके और उत्सर्जित होके बाहर आ जाते हैं अपने कक्ष से, और वो ADP के साथ क्रिया करके फास्फेट रिलीज करके ATP बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ADP, फास्फेट, ये सब मिलकर यहाँ एक फास्फेट बढ़ जाता है, तो जिसके कारण ट्राइफास्फेट, डाई से ट्राई। तो सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल सबसे पहले एक्साइटेड और उत्सर्जित होके अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं, फास्फेट रिलीज करके ADP को एक फास्फेट देकर ATP बना देते हैं। इसको हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का। देखो आपका जो लेवल है वो हाई स्कूल का लेवल है, तो उसके हिसाब से आपको सरल भाषा में और शार्ट में ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है। 11 में अगर आप पहुँचेंगे, जो फर्स्ट ईयर में, तो ये थोड़ा ये इसमें केमिकल रिएक्शन है, स्टेप बाय स्टेप इसको आपको डिटेल में तब पढ़ाया जाएगा। अभी परीक्षा के लिए समय कम है, तो ये 1 शॉट रिवीजन क्लास है। तो ऊर्जा का सिक्का, ठीक है। अब देखिए, अब सनलाइट एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने और ATP बना लिया, ठीक। अब जो हमारा क्लोरोफिल है, वो ऊर्जा युक्त हो गया, और ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल जल को दो भाग में तोड़ देता है, प्रकाश अपघटन कर देता है। तो क्या बनेगा? H+ और OH-। अब ये जो OH- आयन है, ये पहले के कई सारे जो OH हैं, ये सब परस्पर आपस में मिलके जल O+O2 बनाएंगे और O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। अब ये जो H+ आयन है, ये पत्तियों में मौजूद है, NADP, इसका जिक्र हम कर चुके हैं, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट। ये इसके साथ जुड़कर NADPH2 बना लेता है, NADPH2 बना लेता है। तो इस प्रकार से प्रकाशिक अपक्रिया में ATP और NADP ये दो महत्वपूर्ण अवयव बनते हैं, और यहीं पर प्रकाशिक अपक्रिया समाप्त हो जाती है। क्या हुआ? सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, उत्तेजित होकर कक्ष से बाहर आए, फास्फेट, ADP ये सब क्रिया करके ATP बना लिए। ATP बना तो क्लोरोफिल ऊर्जायुक्त हो गया। क्लोरोफिल ने जल को H+ OH- आयन में तोड़ा, OH परस्पर क्रिया करके जल और O2 बनाए, O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए, जो सोर्स है बहुत सारे जो है जीवधारियों के शोषण के लिए। H+ ने NADP के साथ मिलकर NADP2H बना लिया। तो कभी कभी आपके हाई स्कूल में एक क्वेश्चन आता है कि ATP एंड NADP2H का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर में लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये क्रिया सब पूरी क्रिया कहाँ चल रही है? क्लोरोप्लास्ट में चल रही है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में, ग्रैनम में, स्टोमा में ना, तो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ये MCQ में आ सकता है, ठीक है। कई PYQ में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आया है PYQ में, तो ये आ सकता है इधर भी। अब हम पढ़ेंगे, एक लास्ट है,
केल्विन बेंसन साइकिल या ब्लैकमैन रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा बच्चों? डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में, ठीक है। अब पत्तियों में एक रुबिस्को या आरयूबीपी नाम का एक एंजाइम है, रिबुलोज 1,5-बाई-फास्फेट, ठीक है। ये वातावरण से CO2 को ऑब्जर्व करेगा, वातावरण से CO2 को ऑब्जर्व करेगा। इस क्रिया को कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेशन। CO2 आरयूबीपी के साथ संयोग करके 3 मॉलिक्यूल PGA बनाएगा, फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड। प्रकाशिक अपक्रिया में विजिबिलिटी है, दिख रहा है? अरे तो दिख रहा है ना क्लियर? थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है? हाँ तो ठीक है। प्रकाशिक अपक्रिया में जो NADP बना था, NADPH2 प्लस ATP, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी ट्रायोज फास्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? ट्रायोज फास्फेट, ठीक है। और इस क्रिया को रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया तो NADP और प्लस ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है। ये सब प्रकाशिक अपक्रिया में वहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए हाइड्रोजन वगैरह चले जाएंगे। अब ये जो PGAL है ये इंटरनल चेंज करेगा, एंजाइम की सहायता से इंटरनल चेंज करेगा और ग्लूकोज बना डालेगा, ठीक है। शेष PGAL रीजनरेट होकर ATP प्राप्त करके RUBP पुनः बना लेगा। 1 मिनट की बात है बस, ठीक है। तो इसको केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं। बच्चों थोड़ा लाइट की समस्या है तो जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ब्राइटनेस बढ़ा के थोड़ा देखेंगे। अभी हमारे यहाँ ये बैटरी भी डाउन हो गया है इन्वर्टर का, और प्लस जो है लाइट भी नहीं है, तो कर सकते हो। केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन करूंगा। RUBP रुबिस्को एक एंजाइम है जो पहले से प्लांट में है, 1,5-बाई-फास्फेट। CO2 के साथ ये मिलके कार्बोक्सिलेशन करके 3 PGA बनाया, और 3 PGA NADP जो प्रकाशीय अपक्रिया में बना था उससे हाइड्रोजन प्राप्त करके रिडक्शन क्रिया द्वारा ट्रायोज फास्फेट बनाया। जब हाइड्रोजन यहाँ से हट गया तो NADP और फास्फेट खर्च हो गया तो ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट ये पुनः प्रकाशिक अपक्रिया में चले जाते हैं। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ट्रायोज फास्फेट इंटरनल चेंज करते हैं एंजाइम की सहायता से और फाइनली ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि पौधे फूड मटेरियल तो बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, लेकिन स्टोरेज करते हैं किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और ATP यहाँ रीजनरेट होकर PGAL से रीजनरेशन क्रिया द्वारा क्या बनाता है? RUBP बना लेता है। ये तीसरा प्रोसेस है। तो पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन, ठीक है। केल्विन बेंसन साइकिल, ब्लैकमैन रिएक्शन, अप्रकाशिक अपक्रिया, ठीक है। तो ये 1 शॉट फोटोसिंथेसिस हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से, ठीक है। इसको आप वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, बाकी जो हमने पढ़ाया है उसको, ठीक है। यस, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे।